सवाल कई हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन है गुनहगार? और सवाल यह भी कि उनकी घर वापसी के लिए, उनको दोबारा अपनी उस जमीन पर बसाने के लिए क्या प्रयास किए गए तमाम सरकारों की ओर से। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम अहमद अयाज, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक रेंजुर शाह साहब, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फिल्म देखने के बाद कहा है कि आधा अधूरा सच इस फिल्म के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, उस वक्त बीजेपी समर्थित सरकार केंद्र में थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को रोकने का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया गया। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, इस पूरे विषय को लेकर दो पक्ष हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष, सरकार किसकी थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन गृह मंत्री था, कौन राज्य में सरकार में था, गवर्नर कौन था, किसने क्या प्रयास किए। दूसरा पक्ष है विचारधारा, वो कौन सी माइंडसेट थी, वो कौन सा ऐसा विचार था जिसने बाध्य किया कश्मीरी पंडितों को, 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को बेघर होने के लिए और अपने ही घर में दर दर के ठोकरे खाने के लिए, अपने घर को छोड़ करके दूसरे जगह में सेटल होने के लिए। देखिए, जहां तक ये जो विचारधारा है, ये जो माइंडसेट है, ये कोई एक दिन में पनपा नहीं। ये 80 के दशक से शेख अब्दुल्ला के समय से ही, जिस समय शेख अब्दुल्ला 80 के दशक में मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उस समय से ये जो इस्लामिक जिहाद का आइडिया है कि हम हैं और काफिर हैं, काफिरों को बाहर निकालना है और यहां पर इस्लाम का राज चलेगा, इस प्रकार की एक मनस्थिति जम्मू कश्मीर में बन गई थी। 80 के दशक से 90 के दशक तक ये पूरा मनस्थिति धीरे धीरे बढ़ता रहा। 1989 में ये चरम तक पहुंचा और जनवरी 1990 में अपने आप में एक विस्फोट होता है, जिसमें ये पलायन आरंभ होता है और 90 के अंत तक ये पलायन लगभग समाप्ति की ओर जाता है। देखिए, आज एक बात हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट ये कर रहा है कि हां, यासीन मलिक आतंकवादी था, क्योंकि जितने भी घटना इस मूवी में दिखाए गए हैं, जितनी भी दर्दनाक घटना जिसको देख करके हमारी माएं रोई हैं, हम खुद बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाए हैं, वो सारी चीज तथ्यात्मक है, उसमें एक भी कोई झूठ नहीं है। चाहे वो गंजू साहब जो जस्टिस थे श्रीनगर के हाईकोर्ट के, उनकी हत्या का विषय हो, चाहे गिरिजा जी जिनके बॉडी को 2 भाग में काट दिया गया था, ये सारी चीज तथ्यात्मक है। तो एक बात तो आज हर कोई मानता है कि यासीन मलिक आतंकवादी था और एक आतंकवादी को लगातार किस प्रकार से एक विचारधारा ने पनाह दिया हुआ था, यहां तक कि 2006 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आतंकवादी यासीन मलिक को अपने निवास स्थान पे बुला करके फेलिसिटेट करते हैं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष का विषय है, सरकार किसकी थी, क्या सरकार ने किया, ठीक है। अभय जी के बाद में बोल। आधा अधूरा सच, अर्ध सत्य, आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी फिल्म में कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, क्या ये सच नहीं है? क्या कत्लेआम किया गया, ये सच नहीं है? अपने बड़े बड़े घरों को छोड़कर 2-2 कपड़े लेकर वो दूसरे जगहों पर रहने के लिए मजबूर हुए, क्या ये सच नहीं है? कौन सा सच देखना चाहते हैं अभय दुबे जी आप लोग? चित्रा जी, इतिहास साक्षी है, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में या तो समर्थन से सरकार रही हो या प्रत्यक्ष सरकार रही हो, हिंदू पंडितों का कश्मीर में नरसंहार बड़े स्तर पर किया गया। 19 जनवरी 90 जब कश्मीरी पंडित भाइयों के घर पर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आप अपनी औरतों को छोड़कर यहां से निकल जाओ, कत्लेआम हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी। पूछिए ना, जितेंद्र सिंह साहब ने कहा कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को रिहा करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया, जिसके कारण उसके बाद से वहां आतंकवाद पनपा, तो आप कहां थे बताइए ना। 85 सांसदों का समर्थन आप दे रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ। जगमोहन को आपकी सिफारिश के बाद वहां पर गवर्नर बनाया गया। मैं इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान, जो 2 केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया और फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराने के नाम पर उनको डराया गया। वो तैयार नहीं थे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, लेकिन उनको धमकाया गया, जो बाद में उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया और उन्हें छोड़ा गया। मुझे बताइए संबित पात्रा जी, नदी मार्ग
का नरसंहार भूल गए? 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पूरे के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर 4 साल की मासूम बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग मां सबको मौत के घाट उतार दिया। क्वासिम नगर 2002 में 29 हिंदुओं का नरसंहार किया। उसके पहले रघुनाथ मंदिर में 30 मार्च और 24 नवंबर 2 बार नरसंहार जब भी होगा यकीनन वो अपने साथ एक कड़वी सच्चाई लेकर सामने आएगा और इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए किसी भी सरकार में। लेकिन जरा 1990 में ही रहते हैं, जरा 1990 में जब कश्मीर से पलायन बड़ी तादाद में हुआ था उसी पर रहते हैं। लेकिन जो सवाल आपने अभय दुबे जी खड़े किया, जल्दी से संबित पात्रा उसका जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। देखिए चित्रा जी, आज मैं एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, किसकी सरकार थी किसकी सरकार नहीं थी, उससे इतर खड़े होकर बहुत इमोशनली कुछ विषय यहां रखना चाहता हूं। कृपया करके मुझे सुन लीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपने घर बार, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को गंवाया है, उन पे क्या गुजरता होगा जब ये तू मैमे की डिबेट सुनते होंगे, वो बहुत नागवार है। नंबर एक में एक सवाल हमारे बाकी तीनों भाइयों से पूछना चाहता हूं। बड़े लोग हैं बाकी तीनों, हम डिसाइड कर लेंगे किसकी सरकार थी, मैं जवाब दूंगा उस पर। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आज तो आप इस कश्मीर फाइल को देखने के बाद तीनों मानेंगे ना कि यासीन मलिक वॉज अ टेररिस्ट, यासीन मलिक आतंकवादी था, जिहाद के माध्यम से हिंदुओं को काफिर कह के उनके घर से भगाया जा रहा था। सरकार किसकी थी, सरकार ने क्या किया, मैं इस पे उत्तर दूंगा, मैं दाई हूं, मैं उत्तर दूंगा। मगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, तीनों बारी बारी से इनसे पूछिए, पहले कांग्रेस से पूछिए कि मनमोहन सिंह 2006 में आतंकवादी यासीन मलिक से मिले थे कि नहीं, और अभी कांग्रेस यासीन मलिक को आतंकवादी मानती है या नहीं, और जिहाद को मानती है या नहीं मानती है। इस सवाल का मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन संबित पात्रा जी एक और सवाल इसी के साथ, जो इनकी सरकार में आप हैं और आप ही से सवाल ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैं पूछती हूं। सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए आखिर सरकार की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, कितनी तादाद में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई है, और इसी के साथ ही सवाल ये, जिस गृहमंत्री को लेकर, तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, बाद में उन्हीं के साथ आप लोग सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो इस सवाल का जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। मैं जवाब देता, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ी होती है, यह उसका दायित्व है कि अगर पलायन हो रहा है तो उस पलायन को रोका जाए, और किसी वजह से अगर पलायन हो गया है तो इसको एक समय सीमा के भीतर उन तमाम लोगों की घर वापसी करवाई जाए। इसको लेकर क्या कदम अब तक उठाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल जवाब मैं दूंगा, शांतिप्रिय तरीके से दूंगा। चित्रा जी, मैं एक बात कहूं, आज जो कैराना में हो रहा था ना पलायन, इसी प्रकार से हिंदुओं को भगाया जा रहा था। तब हम पे चिल्ला के पूछा जाता है कि अरे बीजेपी वालों, तुम तो बड़े कम्युनल हो, ये पलायन क्या लगा रखा है, कोई पलायन नहीं हो रहा है। 10 साल बाद जब कैराना में एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा, या सपोज किसी और की सरकार आती नहीं रह जाता, तो आप सभी पूछते हमसे क्या कर रही थी बीजेपी। जब हम सच बोलते हैं तो आप लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, किसने कहा कि हमने कुछ नहीं किया अपने कश्मीरी पंडितों भाइयों के लिए? आपने पिक्चर देखा था ना, पुष्कर-नाथ, अनुपम खेर पुष्कर-नाथ बने थे। अनुपम खेर केवल एक पोस्टर लेकर हर जगह घूमते थे, आर्टिकल 370 हटाओ। वो लगभग उस पिक्चर में पुष्कर बन के एक पागलपन उनके ऊपर सवार हो गया था। एक ही मुद्दा था, अनुच्छेद 370 हटाओ, तभी कश्मीरी पंडितों का भला होगा।